नमस्कार, मैं आपका आलोक रंजन। आज हमने एक डिस्कशन लिया है आपके साथ और हमारा डिस्कशन पॉइंट है रोल ऑफ ज्योग्राफी इन आईएएस एंड पीसीएस एग्जामिनेशंस। ज्योग्राफी की क्या भूमिका होती है आईएएस बनने में और पीसीएस के अधिकारी बनने में। हमने ये वीडियो हिंदी माध्यम में बनाया है और ये हिंदी माध्यम छात्रों के लिए ही है। इंग्लिश में अलग वीडियो जारी करेंगे। ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जो कई विषयों को अंतर्सात करता है। एक ऐसा विषय है जो उभयनिष्ठ है, साइंस और आर्ट्स के बीच का। एक ऐसी कड़ी है जो साइंटिफिक रिसर्च को, जो 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 विज्ञान के अनुसंधान हैं उनको जोड़ती है मानव शास्त्र से, या मानव कल्याण की भावना को विज्ञान से जोड़ती है। विज्ञान का क्या उद्देश्य हो सकता है? विज्ञान का उद्देश्य है मानव कल्याण। तो भूगोल एक ऐसा विषय है जो विज्ञान के अन्वेषणों को, विज्ञान के सिद्धांतों को मानवोपयोगी कल्याण से प्रेरित कार्यों, आर्थिक क्रियाओं, सामाजिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो हम इस विषय में दो मूल चीज़ों का अध्ययन करते हैं। पहला है जो हमारा पर्यावरण और जो हमारा वर्ल्ड ऑफ साइंस है, जो हमारे लिए एक मिस्ट्री है, जो हमारे लिए एक दुरूह विषय है। और एक दूसरा जो मानव शास्त्र है, जहाँ पे समाज, जहाँ पे अर्थव्यवस्था, जहाँ पे राजनीति, जहाँ पर संस्कृति, जहाँ पे जनसंख्या, इस तरह के विषय आते हैं। आपको ये समझना होगा कि जब आप भूगोल ले रहे हो तो आप उन विषयों को पढ़ने जा रहे हो जो आपके सराउंडिंग में हैं। भूगोल वह विषय है जिसमें आप जीते हो, जो आपके नित्य दिन का साथी है। जैसे आप नगर में जीते हो या गांव में जीते हो, आप जिस घर में रहते हो, आप जिस खेत में जाते हो, आप जिस मिट्टी में अनाज उपजाते हो, आप जिस हवा को, जिस मौसम को का अनुभव कर रहे हो, आप जिस धरती पे चल रहे हो, आप जिस चट्टान पे बैठे हो, आप जिस पहाड़ को देखकर खुश हो रहे हो, आप जिस हिल स्टेशन में घूम रहे हो, ये सब ज्योग्राफी का विषय होता है। हमारा विषय भूआकृति विज्ञान है, जहाँ हम भूगर्भ शास्त्र की अवधारणाओं को लेकर के प्रकृति के भूप्रपटी का अध्ययन करते हैं, भूप्रपटी के संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। हम क्लाइमेटोलॉजी भी जानते हैं, हम क्लाइमेटोलॉजी भी पढ़ते हैं एक भूगोल के छात्र होने के नाते। तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं हमारा मौसम, हमारा जलवायु परिवर्तन, हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है, तो ग्लोबल क्लाइमेट को भी पढ़ते हैं हम लोग, लोकल क्लाइमेट को भी पढ़ते हैं। तो ये आपके नित्य दिन का अनुभव का विषय बन जाता है। ओशनोग्राफी में अगर आप जाओगे तो समुद्र विज्ञान में हम समुद्र के संसाधन को भी पढ़ते हैं, समुद्र से मिलने वाली ऊर्जा को भी पढ़ते हैं, समुद्र की जो भयावहता है, ज्वार है, सुनामी है, जो उसके वेव्स हैं, जो तरंगे हैं, जो ओशियन करंट्स चल रही हैं, कैसे ओशियन हमारा ट्रेड, हमारे व्यापार को फैसिलिटेट करता है, इन सभी विषयों को हम पढ़ते हैं। ओशियन का इकोसिस्टम क्या है, उसकी पारिस्थितिक तंत्र क्या है, फिशिंग बेल्ट कौन सा है, ये सभी विषयों को हम लोग पढ़ते हैं। वैसे ही आप आओगे बायोज्योग्राफी में, तो बायोज्योग्राफी में यानी जैव भूगोल में, तो हम वहाँ पर मृदा का प्रोडक्टिविटी से क्या संबंध है, कृषि उत्पादकता से क्या संबंध है, मृदा का वितरण कैसा है, वनस्पति और मृदा का संबंध कैसा है, जलवायु का मृदा पर क्या प्रभाव होता है, इन विषयों को पढ़ते हैं। मृदा में अपरदन कैसे हो रहा है, मृदा में संरक्षण कैसे करना चाहिए, इन विषयों को पढ़ते हैं। आप बायोज्योग्राफी से निकल कर के आओगे तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है, पर्यावरणीय भूगोल है। पर्यावरणीय भूगोल में आप पढ़ते हो, ये एक संपूर्ण अध्ययन है और यूपीएससी के लिए बायोज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसमें आप क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर के इकोसिस्टम क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, पारिस्थितिकी के प्रिंसिपल्स क्या हैं, आप जीन पूल से लेकर के इसमें बायोम्स, जीवोम्स, सभी सैंक्चुरीज, जितने भी अभ्यारण्य और जो जैव मंडल का पूरा स्वरूप और उसके फंक्शनैलिटी, उसकी क्रियात्मकता, इन सब का गहन अध्ययन करते हो। तो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम सब पढ़ना है ज्योग्राफी के अंदर में। तो ये तो फिजिकल पार्ट है ज्योग्राफी का, जिसको हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। दूसरा भाग जो होगा ज्योग्राफी का, वो है मानव और आर्थिक भूगोल।
मानव आर्थिक भूगोल में हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या होगा, तो संसाधन भूगोल होगा, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी होगा यानी औद्योगिक भूगोल होगा, फिर इसमें ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, व्यापार और परिवहन, और इन विषयों के अंदर अगर आप जा कर के देखोगे तो ये जीएस का एक बहुत ही बड़ा सेक्शन, कोई भी जीएस का विद्यार्थी, कोई भी आईएएस और पीसीएस अधिकारी बनने का जो छात्र, जो प्रेरणा से जो ग्रसित नहीं, प्रेरणा से जो कोई भी आईएएस पीसीएस का जो छात्र है, जो आकांक्षित है इस पद को पाने के लिए, वो कभी भी इन विषयों की अवहेलना नहीं कर सकता है। उनको कहीं ना कहीं इंडस्ट्री, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, रिसोर्स, ये सब पढ़ना होता है। ज्योग्राफी में ही एक विषय होगा रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, जो कि आज बहुत महत्वपूर्ण है। जो केंद्र सरकार के नियोजन हैं, जो उसके प्रोग्राम चलते हैं, प्रोग्राम के पीछे कौन सी नीतियाँ होती है, जो कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन से मॉडल्स होते हैं आर्थिक विकास के, ये सब कुछ पढ़ना पड़ता है ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो ये तो कहीं ना कहीं जीएस में भी है, और जीएस में इसकी बड़ी भूमिका होती है। जितने भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, अगर आप मनरेगा ही पढ़ रहे हो, आईआरडीपी पढ़ रहे हो, तो ये वाटरशेड मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, आप डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पढ़ना है आपको, ड्राउट एरिया प्रोग्राम पढ़ना है आपको, फ्लड प्रोन एरिया का डेवलपमेंट कैसे करना है, सुनामी कैसे कंट्रोल करना है। तो ये कहीं ना कहीं जाकर के डिज़ास्टर मैनेजमेंट जैसे विषय को भी कवर करने लगता है। जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्या है, नेचुरल डिज़ास्टर, तो नेचुरल डिज़ास्टर तो होगा वल्केनिज्म है, ज्वालामुखी है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, फ्लड है, ड्राउट है, ये तो ज्योग्राफी के विषय हैं। कुछ इनको नियंत्रण करने के पॉलिसीज़ हैं जो कि हो सकता है प्रशासनिक विषयों में मिलते हों, लेकिन 90% डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपको भूगोल के अंदर में ही मिलेगा। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि भूगोल में और कौन से विषय हैं जो आईएएस के लिए बड़े लाभकारी होंगे। तो भौगोलिक चिंतन एक ऐसा विषय है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं व्यवहारवाद, मानववाद, कल्याणवाद, पर्यावरणवाद, ज्योग्राफी एंड फेमिनिज्म, भूगोल और नारीवाद, ज्योग्राफी एंड क्राइम, ज्योग्राफी का क्रिमिनोलॉजी से भी संबंध है, ज्योग्राफी एंड टेररिज्म, ज्योग्राफी का भूदृश्य का आतंकवाद से भी संबंध है। जैसे स्नो लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, या जो हमारी सीमा जम्मू कश्मीर के पास है, तो विंटर्स में या समर्स में कैसे एस्केलेट कर जाता है आतंकवादी परिघटना। तो ये एक ऐसा विषय बनता है भूगोल जो कि आपको बहुत मजबूत करता है, आपको अंदर से एक शक्ति देता है, पूरे यूपीएससी या सिविल सर्विसेज को कहीं ना कहीं नियंत्रित करता है। एक और विषय है इसमें जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे जियो पॉलिटिक्स, वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स है पढ़ना, आपको भू राजनीति विश्व की पढ़नी है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये आईआर की तरह काम करता है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की तरह काम करता है। भारत के संबंध अपने पड़ोसियों के साथ कैसे हैं, और भारत का पड़ोसियों से जो संबंध होगा वो भूगोल में सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं होता है, बल्कि व्यापारिक भी होता है, प्रवसन का भी होता है, हमारे कल्चरल एक्सचेंजेस का भी होता है। तो आप देखो कि एक ऐसा विषय है आपके साथ भूगोल के रूप में जो आपको कहीं न कहीं यूपीएससी का पूरा आधार तैयार करके दे रहा है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आप एक बार सिलेबस देखना तो आपको मिलेगा कि इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, जो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, रिवर वाटर डिस्प्यूट, बाउंड्री डिस्प्यूट, भारत और साउथ एशिया, भारत और आसियान, भारत और जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल या पॉलिटिकल ज्योग्राफी के विषय बन जाते हैं। और भूगोल का जो अंतिम जो चैप्टर लिखा हुआ है सिलेबस में वो है कॉन्टेम्पोररी इशूज़। ये पर्यावरण में जितनी भी समस्याएं मानव जनित हैं उन सभी समस्याओं का एक चिंतन है यहाँ पर, एक लिस्टिंग है यहाँ पर, एक सूचीकरण है यहाँ पर। तो अगर आप इन सबको देखोगे एक बार तो लगेगा कि ये सारे विषय मुझे जीएस में तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। कोई भी ऑप्शनल आप ले लो, लेकिन भूगोल में जो निर्धारित किए गए हैं सिलेबस में विषय वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। आप उनसे बच कर के कहीं नहीं जा सकते हो। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो अलग ऑप्शनल भी ले चुका है वो भी कम से कम भूगोल के सिलेबस को, ऑप्शनल के सिलेबस को एक बार ज़रूर पढ़े और उसमें से विषयों को निकाल करके उस पर बहुत अच्छी तैयारी करे,
ताकि वो जीएस में सशक्त रहे। ज्योग्राफी में जो एक इंडियन ज्योग्राफी जो पेपर 2 होगा, वो इंडियन ज्योग्राफी की भूमिका पीटी में भी बहुत ज़्यादा है और मेंस में भी बहुत प्रश्न आते हैं उससे। और इंडिया के बारे में तो आपको जानना ही है। जैसे मान लो कि पेपर 1 जो जीएस बनाया गया है, ज्योग्राफी उसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है। और बल्कि सोशल साइंस का जो विषय है, जो जिसे आप सोसाइटी एंड विमेन करके लिखते हो या जिसे आप सोशियोलॉजी का विषय मानते हो, वो सारे विषय ज्योग्राफी में भी आते हैं। अब पॉपुलेशन एक विषय है, डेमोग्राफी एक विषय है, तो ज्योग्राफी में भी पढ़ना है, सोशियोलॉजी में भी पढ़ना होगा। लेकिन जो ज्योग्राफी ऑप्शनल लेगा वो तो ऑटोमेटिकली उसको पढ़ ही लेगा। फिर जैसे विषय है नगरीकरण, वो भी ज्योग्राफी में पढ़ना है, उसमें विषय होगा रेस, लैंग्वेज, रिलीजन, ये सारे विषय, सारे के सारे विषय ज्योग्राफी में पढ़ना ही पड़ता है। आप पेपर 2 का सिलेबस निकाल करके या मानव भूगोल का सिलेबस निकाल करके आप देखना कि हमारी बातें सत्य है या नहीं। आप ज्योग्राफी के सिलेबस को जब एक बार गो थ्रू करोगे बैठ करके, उसके एक एक विषय को जब अंडरलाइन करके समझने की कोशिश करोगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि शायद यह वो विषय है जो पूरी तरह से जीएस में रत है, पूरी तरह से जीएस में संलिप्त है ये चारों तरफ। जब आप भूगोल के छात्र बन जाते हो और भूगोल विषय को पढ़ना शुरू करते हो और एनसीईआरटी के पहले पन्ने से क्लास 6 से आप शुरू करते हो, तब आपको ये मालूम नहीं होता है कि यह विषय आगे जा कर के आपके पीटी और मेंस और इंटरव्यू में किस प्रकार की भूमिका निर्धारित करने वाला है। और ये एक डिस्कशन का विषय नहीं है, ये एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, यह एक स्थापित तथ्य है जिसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, टीचर सब जानते हैं। और मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखोगे और सुनोगे। पीटी की बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ष पीटी में 25 से 40 प्रश्न भूगोल और पर्यावरण से निश्चित रूप से आते हैं। कई किताबों में मैंने देखा, कई गाइड्स में मैंने देखा, कई शिक्षकों के द्वारा भी सुना कि भूगोल से 10 प्रश्न आते हैं। मुझे थोड़ा शॉकिंग सा लगता है जब लोग ऐसी बातें करते हैं। ये एक्चुअली इस कारण से है कि लोग ये मानते हैं कि जो भौतिक प्रकृति है वही भूगोल है। आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल की सत्ता को न वो जानते हैं, न वो समझते हैं, न ही उनको सिलेबस का ज्ञान है। तो अगर हम ये देखें कि भौतिक भूगोल से 10 प्रश्न आए और आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल से भी अगर हम लें तो 5 या 7 प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। मैपिंग से प्रश्न आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न आते हैं और पर्यावरण से प्रश्न आते हैं और इवन जनरल साइंस से कई सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, जैसे मान लो कि फोटोसिंथेसिस पर ही प्रश्न आ गया हो। तो ये सारे प्रश्न जो होते हैं ये भूगोल के अंतर्गत समाहित होते हैं, क्योंकि भूगोल फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी का उभयनिष्ठ है। तो कुल मिलाकर के हम अगर देखेंगे तो भूगोल में कहीं न कहीं 25 से 40 प्रश्न आते ही आते हैं और पीटी के दृष्टिकोण से इससे महत्वपूर्ण विषय कोई हो ही नहीं सकता है। इन्वायरमेंटल साइंस के कुछ प्रश्न होते हैं, मान लो 5 प्रश्न इन्वायरमेंटल साइंस से होते हैं, जिनको भूगोल कभी भी उनका सॉल्यूशन नहीं दे सकता है। हालांकि हम लोग अगर इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी को बहुत गहराई से पढ़ें, बायो ज्योग्राफी को काफ़ी डेप्थ से पढ़ने की कोशिश करें, तो उस 5 प्रश्नों का भी समाधान निकलता है, क्योंकि ऑप्शनल में भी जीन पूल, बायोटिक रीजन्स जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स विषय दिए गए हैं, जिनके इन डेप्थ एनालिसिस करने पे हम इन्वायरमेंटल साइंस के भी उन विषयों को टच कर सकते हैं। प्लांट किंगडम पढ़ना है, प्लांट स्पीसीज पढ़ना पड़ता है, इवोल्यूशन ऑफ प्लांट भी पढ़ना पड़ता है। अगर आप देखोगे तो एनिमल किंगडम भी है। और इस तरह से अगर हम देखें वास्तव में तो भूगोल इन्वायरमेंटल साइंस के भी कई विषयों को कवर कर रहा है। आपकी ज़रूरत है कि आप सही और उचित किताबों का अध्ययन करें। जैसे भूगोल के ऑप्शनल में पी ओडम की किताब, पीडी शर्मा की किताब, रूपा मेड सिंपल वाली किताब, इनको पढ़ना पड़ता है। लेकिन मुख्य रूप से लड़के क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सविंदर सिंह का पर्यावरण भूगोल निकालते हैं और उसी में ढूंढते हैं। कोई अलका गौतम का पर्यावरण भूगोल निकालता है, उसमें ही ढूंढता है। जबकि भूगोल एक अंतर्विषयी विज्ञान है और कहीं ना कहीं स्ट्रॉलर एंड एस्ट्रॉलर में जो इकोलॉजी पे लिखा गया है, या फिर इस तरह के अंग्रेजी माध्यम के कई मानक पुस्तक हैं जिसके विषय में हम आगे वीडियो जारी करेंगे।
तो अगर आप उन पुस्तकों को पढ़ते हो तब आप समझ पाते हो कि इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का फुल कवरेज इन्वायरमेंटल साइंस पे जाता ही जाता है, बल्कि उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा भी जाने लगता है। मान लो एक प्रश्न आया है बायोस्फीयर रिजर्व पे, या कोई सेंचुरी पे प्रश्न आया है, या बायोडाइवर्सिटी पे प्रश्न आया हुआ है, या जेनेटिक पूल पे प्रश्न आया हुआ है, तो बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक पूल, ये सारे विषय ज्योग्राफी के अंतर्गत आते हैं। और ज्योग्राफी की जो मूल इंग्लिश माध्यम की किताबें हैं उसको जब भी आप देखोगे तो आपको लगेगा कि आलोक रंजन ने सत्य ही कहा है। अ, मुझे आपसे आज दो तीन पॉइंट और भी डिस्कस करना है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पीटी में 25 से 40 प्रश्न आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है वो हम आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ भूमिका के विषय में बता रहे हैं कि ज्योग्राफी की भूमिका क्या है। कई बार स्टूडेंट का एक्सपेक्टेशन होता है कि सर एक ही वीडियो में सब कुछ बता दें, लेकिन ये संभव नहीं है। तो आप हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। पीटी में एक फैक्ट निकल करके सामने आया है जो कि यूपीएससी के वेबसाइट पे आपको मिलेगा। यूपीएससी के वेबसाइट में जो एनुअल रिपोर्ट आता है, जो 2017 का 2018 का रिपोर्ट आया है, अभी 2019-20 का कोई रिपोर्ट नहीं आया है, तो 2017-18 के रिपोर्ट के आधार पर और इवन प्रीवियस ईयर्स के रिपोर्ट के आधार पर आपको कुछ हम एक अद्भुत, एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जो कि शायद बहुत लोग नहीं जानते हैं और बहुत लोगों के नॉलेज में भी नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि भूगोल से सबसे अधिक संख्या में लोग पीटी क्वालिफाई करते हैं। भूगोल से पीटी क्वालिफाई करने वालों की संख्या पिछले वर्ष भी 2600 थी, जबकि पॉलिटिकल साइंस से लगभग 1300, सोशियोलॉजी से ऐसे ही 1200-1300, एंथ्रोपोलॉजी से 800-900, इस तरह से लोग पीटी क्वालिफाई करते हैं। अब हम इसमें ये देखना आवश्यक है कि कितने लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ पीटी में अपीयर किए। हिंदी साहित्य में आप देखोगे तो हिंदी साहित्य में जो क्वालिफाई करने वाले पीटी से लोग हैं वो मुश्किल से मुझे लगता है कि 200, या हिस्ट्री से ही 1000 के आसपास मुश्किल से होते हैं। जबकि हिस्ट्री लेने वालों की जो संख्या है विशेष करके हिंदी माध्यम में, वो हिंदी माध्यम के लोग अगर 1 लाख लोग अगर फॉर्म भरते हैं तो उसमें से 40,000 हिस्ट्री के आसपास आता है, और 40,000 लोग अब हिंदी साहित्य भी भरने लगे हैं। तो ये अजीब आश्चर्य लगता है कि अगर 35-40 हज़ार हिस्ट्री से लोग ऑप्शनल भर रहे हैं और 35-40 हज़ार अगर लोग भर रहे हैं इस विषय से, हिंदी साहित्य से भर रहे हैं, तो आखिर वो पीटी क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाते, कहाँ रुक रहे हैं वो? और जब पीटी ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं आप, तो आगे मेंस और आईएएस बनने का सपना कैसे आप देखोगे? तो हिंदी माध्यम छात्रों के विघटन का एक बड़ा कारण है कि आपका जो ऑप्शनल होता है वो आपके पीटी में बहुत मददगार नहीं होता है। अब हिंदी साहित्य की पीटी में क्या भूमिका हो सकती है? हिंदी साहित्य में यही हो सकता है कि मान भी लें अगर आपकी बात या बाकी लोगों की बात ये मान भी लेते हैं कि भाई चलो उसमें 20 नंबर 30 नंबर कहीं ज़्यादा मेंस में प्राप्त शायद हो जाएगा, तो ज्योग्राफी में भी नंबर 300 से ज़्यादा हिंदी माध्यम में आता है। लास्ट ईयर भी मयंक द्विवेदी ने 305 307 नंबर लाए। अगर हम देखें तो शैलेंद्र इंदोलिया भी 38th रैंक लाया उसके पिछले साल, और उसका भी 300 के आसपास में नंबर कहीं है। तो भूगोल में हिंदी माध्यम में नंबर बहुत अच्छे आते हैं, ये एक सत्य है। और चूँकि भूगोल को लेकर के ऐसा कोई प्रोपेगेंडा कभी नहीं चलाया गया, कभी कोई बहुत बड़ा एजेंडा या कोई माफियागिरी नहीं की गई, और कभी इस तरह से कोई इंटरनेट पे कैंपेन नहीं किया गया, या लोग आकर के विशेष करके हमने कभी इस पे बात नहीं की, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बैठ गया है कि हिंदी साहित्य शायद बहुत ज़्यादा नंबर देता है और भूगोल और बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो नंबर नहीं देते हैं। तो हिंदी माध्यम का एक रुझान, एक उसका फ्लो अचानक से हिंदी साहित्य की ओर पिछले 4-5 वर्षों में बहुत बढ़ गया है। आपको देखना होगा कि पीटी में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो कितने हिंदी माध्यम से कर पाते हैं। वो संख्या 10% भी नहीं है जितने वो पार्टिसिपेट करते हैं, जितना वो फॉर्म भरते हैं, जितना वो एग्जामिनेशन में बैठते हैं। ये हृदय विदारक है। आपको ये भी समझना होगा कि इंग्लिश माध्यम में भी अगर हम देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस से लगभग 60,000 लोग फॉर्म भर रहे हैं, और उसका रिजल्ट आ रहा है 1200-1300 के आसपास में उसका रिजल्ट आता है। पॉलिटिकल साइंस में लगभग 2017 में भी 1200 रिजल्ट आया था पीटी में, और
18 में भी 1260 या 1280 इस तरह से कुछ रिजल्ट आया हुआ है। आप यूपीएससी की वेबसाइट पे इन तथ्यों को चेक कर सकते हो। लेकिन आपको देखना होगा कि 60,000 में 1200 रिजल्ट आ रहा है। ज्योग्राफी में 40,000 लोग पीटी में बैठ रहे हैं और उनसे लगभग 2,500-3,000 के बीच में रिजल्ट्स आते हैं। तो पीटी में कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है ये आपको समझना होगा। हिंदी माध्यम के छात्रों से ये विशेष अनुरोध है कि आपको ये तथ्य समझना होगा कि पीटी में अगर आप कुछ ऐसा विषय ले लेते हो जिसकी कोई भूमिका ही नहीं होती है, तो भी आप आईएएस बनने के सपने से बहुत दूर चले जाते हो और आप पता नहीं बहुत डिफ़िकल्ट होगा ये। आपको दूसरा फैक्ट जो हम समझाना चाहते हैं वो ये है कि मान लो कि एक विषय है, भूगोल है या इतिहास है या समाजशास्त्र है या एंथ्रोपोलॉजी है। ये कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनकी जीएस में और मुख्य परीक्षा के जीएस में बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे इतिहास है तो पेपर 1 में इतिहास का एक विशेष सेक्शन बना हुआ है, 60 से 80 नंबर का प्रश्न वहाँ से आता है, 100 नंबर का भी प्रश्न आया हुआ है इतिहास से। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहाँ पे आप इतिहास के ज्ञान के आधार पर, विशेष करके जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो पार्ट है या वर्ल्ड हिस्ट्री का जो आधार मिलता है, उससे आप कहीं ना कहीं कुछ आईआर के विषयों को भी टच कर सकते हो। या कुछ ना कुछ आप ऐसे विषय जैसे माइग्रेशन है या जैसे विमेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, फेमिनिज्म है, उसको आप टच कर सकते हो। समाजशास्त्र के भी कुछ विषयों को टच कर सकते हो। तो इतिहास पीटी में भी कुछ मदद करता है, 15 से 20 क्वेश्चन वहाँ पे आ जाता है। और मेंस में भी मदद करता है जहाँ पे कुछ 60, 80, 100 नंबर का प्रश्न वहाँ पे टच करता है। यहीं पे अगर हम हिंदी साहित्य को देखेंगे तो उसकी नगण्य भूमिका है, ज़ीरो भूमिका है। तो जो 20 नंबर एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है मेंस में, उसका क्या लाभ मिलता है आपको आईएएस बनने में, ये तो मेरे समझ से बाहर है। भूगोल का आप देखोगे तो 25 से 40 प्रश्न पीटी में ही मिलता है। सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट उसका है पीटी में। 2,500 से 3,000 लोग मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। अब ये 2,500 लोग में से 150 लोग फाइनल सिलेक्शन में जा रहे हैं। तो आपको जो यूपीएससी रिजल्ट दिखाएगा वो परसेंटेज में इसका थोड़ा कम दिखाता है, लेकिन इसका अर्थ ये परसेंटेज कभी भी किसी फैक्चुअल रियलिटी को नहीं प्रेजेंट करता है, उसको नहीं दर्शा सकता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम आपके सामने। मान लिया कि मेडिकल साइंस से 100 बच्चे अपीयर हुए और उसमें से 15 बच्चे क्वालिफाई कर गए, तो ये क्या शो करेगा कि 15% रिजल्ट आया। इसमें वही दिखाएगा जैसे मान लो कोई विषय है ज़ूलॉजी, उसमें 10 बच्चे अपीयर हुए और 2 बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया, तो क्या परसेंटेज दिखाएगा 20% रिजल्ट आ रहा है। लेकिन ये परसेंटेज से कभी भी रिजल्ट का ज्ञान नहीं होता है। जो रियलिटी है वो कुछ और है। सबसे पहले तो ये समझना है कि पीटी को अगर ब्रेक करना है तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट जैसे सब्जेक्ट में आपको महारथी बनना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप कोई भी ऑप्शनल लो तब भी पीटी में बहुत बड़ा दीवार है जिसको आपको तोड़ना होगा। आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की परीक्षा भी इसी पीटी के माध्यम से होती है। इसीलिए ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के प्रश्न बहुत बढ़ चढ़ करके आते हैं और आपको ये बैरियर तोड़ने में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना होता है ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का। दूसरा मेंस में अगर चलते हैं तो जैसे हिस्ट्री की मैंने 60 से 80 नंबर की या 100 नंबर तक की भूमिका आपको मैंने बताई। वैसे अगर ज्योग्राफी में जाओगे तो पेपर 1 में ही कम से कम 150 नंबर की भूमिका बनती है, कई बार 170 नंबर की भूमिका बनती है। 100 नंबर का प्रश्न तो भूगोल का अपना स्वतंत्र प्रश्न है और बाकी जो 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं नगरीकरण पे आधारित या फिर जनसंख्या पे आधारित या फिर सिलेबस में जो लिखा है रेसेज, लैंग्वेजेज, रिलीजन, विमेन, ये जो सारे इश्यूज़ हैं वो भूगोल में, मानव भूगोल में वैकल्पिक विषय के सिलेबस के रूप में पढ़े और पढ़ाए जाते हैं। तो आप ये से समझो कि सोशल इश्यूज़ पे अलग से कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता है। आपको सिर्फ ज्योग्राफी को अगर अच्छे से पढ़ना है, पढ़ लिया है आपने और जस्टिफाई कर रहे हो आप ज्योग्राफी को, और मानव भूगोल पे भी आप अच्छा वरद हस्त रखते हो, तब कहीं न कहीं आप सोशल इश्यूज़ और ज्योग्राफी को मिला करके 150 मार्क्स का पेपर 1 में ही उत्तर आप लिख सकते हो। इतिहास के भी कुछ प्रश्न जैसे जो प्रवसन से संबंधित थे, जैसे मेडागास्कर पे, मेलागासी पे एक प्रश्न आया हुआ था, तो आप समझो इन चीज़ों को कि वो प्रश्न भी ज्योग्राफी का स्टूडेंट ज़्यादा बेहतर लिख पाएगा। पेपर 2 में चलते हैं, वहाँ ज्योग्राफी की भूमिका क्या होगी, वहाँ इतिहास की भूमिका या हिंदी साहित्य की भूमिका या फिलॉसफी की भूमिका बिल्कुल गौण हो जाती है। वहाँ पे
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, जियो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो इस तरह के विषय जब आने लगते हैं वहाँ पर तो फिर सोशल सिक्योरिटी का इशूज़ है वहाँ पे, इस तरह के जब विषय आने लगते हैं तो भूगोल वहाँ पर कम से कम 30 से 40 नंबर का आपका कवरेज देगा। पूरे 250 का पेपर 2 होता है, उसमें 30 से 40 नंबर का कवरेज जरूर देगा आपको, क्योंकि भूगोल में जो जियो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, उसकी महत्तर भूमिका है। और उसमें क्या विषय पढ़े जाते हैं, आपको चाहिए कि आप ऑप्शनल के भूगोल के सिलेबस को उठाओ और उसको देखो कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी में क्या क्या विषय लिखे गए हैं। उसमें लिखा गया है इंडिया एंड स्पेस रिलेशनशिप विद द नेबरिंग कंट्रीज, भारत और उसके जो पड़ोसी देश हैं उनसे भारत का क्या अंतरिक्षीय संबंध है। अंतरिक्षीय संबंध में हम लोग सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशनशिप की बात नहीं करते हैं, बल्कि ट्रेड रिलेशनशिप की बात करते हैं, कल्चरल एक्सचेंजेस की बात करते हैं, जो सांस्कृतिक इंटरैक्शन होता है हम लोग का, जो अंतर संबंध होते हैं, इनकी बात की जाती है। तो भूगोल एक ऐसा विषय है जो कि भारत और पड़ोसी से हमारे क्या संबंध है, भौगोलिक रूप से कैसे हम लोग जुड़े हुए हैं, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से कैसे जुड़े हुए हैं, इसका पूर्ण ज्ञान देता है आपको। आप चलो, उसमें एक सिलेबस में लिखा है इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो इंडिया और फॉरेन रिलेशनशिप एसेंशियली जियो पॉलिटिकल रिलेशनशिप जो कि रिसोर्स पे आधारित होता है, उन संबंधों को भूगोल बहुत ही अच्छे ढंग से आपको ज्ञान देता है। आपके लिए एक एग्जाम्पल हम सेट करते हैं कि चलो मान लो कि सेंट्रल एशिया और इंडिया के रिलेशनशिप पे बात की गई या प्रश्न उस पर आया, तो ये तो गैस पाइपलाइन का संबंध था ना, सब कुछ तो गैस पाइपलाइन पे है। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो इंडियन ओशियन रिम है, और जो इंडियन ओशियन है वहाँ पे वो जियो पॉलिटिकल हार्द बना हुआ है, वो जियो पॉलिटिक्स का एक सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। पूरी दुनिया कहीं ना कहीं वहीं सेंट्रलाइज हो रही है, केंद्रीकरण हो रहा है राजनीति का। आखिर क्या कारण है इसके? इसका कारण भौगोलिक है। आप देखोगे तो इंडियन ओशियन का लोकेशन है, ईस्ट और वेस्ट के बीच का वो ट्रेड रूट है सबसे इम्पॉर्टेंट। फिर वहाँ पे भारत ऐसा कंट्री है जहाँ मानव संसाधन भरा हुआ है, सबसे बड़ा मार्केट है ये पूरी दुनिया का। फिर वेस्ट एशिया में जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, या ईस्टर्न अफ्रीका के कोस्ट पर जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, और साउथ ईस्ट एशिया में जो एक तरह का समझो कि एक ट्रेड रिवोल्यूशन चल रहा है, जहाँ पर एशियन टाइगर्स का इमर्जेंस हो गया है, जहाँ पर रिसोर्स बेस भी है। और चाइना के लिए भी यही रूट जा रही है, और जापान के लिए फार ईस्ट और ईस्ट और फार ईस्ट के लिए रूट्स जा रही हैं। तो आप देखो कि भूमिका क्यों बनती है विश्व राजनीति में किसी भी प्रदेश विशेष की। वो भूमिका वो भूमिका जियोपॉलिटिकल ज्योग्राफी भी समझाता है आपको। वो आप आईआर में भी पढ़ते हो, लेकिन भूगोल भी उन विषयों को बहुत अच्छे ढंग से आत्मसात करता है। तो जियोपॉलिटिकल ज्योग्राफी में और भी कई सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनका रिलेशनशिप, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स टॉपिक के रूप में, कि भारत के राज्यों के मध्यतर संबंध क्या हैं, ये भी एक विषय है। फिर दूसरा देखोगे तो रिवर वाटर डिस्प्यूट पे है, तो हम लोग का टेरिटोरियल चेंज कैसे हो रहा है, फेडरलिज्म किस प्रकार का इंडिया का है, ज्योग्राफिकल बेसिस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म है, तो रीजनलिज्म है, रीजनल कॉन्शसनेस है, प्रदेशवाद, प्रांतवाद, ये सारे ज्योग्राफी के सिलेबस में लिखे हुए हैं। और मानव भूगोल में आप जाओगे तो वहाँ पे सेक्युलराइजेशन क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, इससे कई बार प्रश्न आए, और रिलीजन क्या है, तो ट्राइब क्या है, ट्राइबल प्रॉब्लम्स क्या है, ये सारे विषय ज्योग्राफी के भूगोल के वैकल्पिक विषय में सिलेबस में आपको मिलेंगे। तो अगर जो व्यक्ति भूगोल के वैकल्पिक विषय को जस्टिफाई करता है, वो पेपर 1 में कहीं ना कहीं जा कर के 150 मार्क्स को कवर करेगा, पेपर 2 में भी 30 मार्क्स को कवर करेगा, और पेपर 3 में अगर आओगे तो जो पहला शब्द लिखा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो भी हमारे ज्योग्राफी के इकोनॉमिक पेपर 1 ज्योग्राफी जो है ना, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में उसमें पहला शब्द ही वही लिखा हुआ है, तो मैच करता है सिलेबस। तो पेपर 3 में भी आप देखोगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इशूज़ है, या एग्रीकल्चरल पैटर्न है, क्रॉपिंग पैटर्न है, या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, या डिजास्टर मैनेजमेंट है। अब नेचुरल डिजास्टर की हम बात करेंगे तो है क्या ये, तो वल्केनो नेचुरल डिजास्टर है, तो सिस्मिक एक्टिविटीज़ हैं, तो सुनामी है, तो फ्लड है, तो ड्राउट है, बाढ़, सूखा, यही होता है ना। मृदा संरक्षण, तो मृदा का अपरदन, ये सारे विषय ज्योग्राफी के अंतर्गत आते हैं। आप देखोगे उसमें तो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट का जो पार्ट है वो ज्योग्राफी में भी पढ़ना है। बल्कि एक अद्भुत आश्चर्य ये है कि जो व्यक्ति इंडियन इकोनॉमी की तैयारी करते हैं
और भूगोल में जो हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग भी उसी इंडियन इकोनॉमी की बुक दत्त एंड सुंदरम को या मिश्रा एंड पुरी को अपने ज्योग्राफी के छात्रों को पढ़ने के लिए पेपर 2 के लिए सजेस्ट करते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत मेजर पार्ट आपका ज्योग्राफी के माध्यम से ही तैयार हो जाता है। पेपर 3 का ऑलमोस्ट 30 to 40% कम से कम कवरेज तो भूगोल दे ही रहा है ना। तो अगर हम 30% भी ले लें तो कहीं ना कहीं 80 नंबर या 60 नंबर की एक भूमिका तो होती ही होती है, जो एक हम बहुत ही लोअर साइड में, मिनिमम साइड में आपको एस्टिमेट करके हम बता रहे हैं। और कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें ज्योग्राफी दिखता नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी से वो एम्पावर्ड होता है, ज्योग्राफी उसमें आपके उत्तर लेखन को सशक्त करते रहता है। तो ऐसे भी कई सारे प्रश्न होंगे। तो पेपर 3 में भूमिका है। पेपर 4 में अगर हम चलें इथिक्स में, तो ज्योग्राफी से कुछ भी नहीं आता है सच, लेकिन भौगोलिक चिंतन में हम लोग जिन विषयों का अध्ययन करते हैं, जिन विषयों को गहराई से पढ़ने की कोशिश करते हैं, या जो पर्यावरण मानव के संबंध में जो चिंतन के विषय उभर करके आते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड, एक पृष्ठभूमि आपकी तैयार करता है इथिक्स में और इथिकल राइटिंग, इथिक्स के राइटिंग में। जैसे मान लो कि मानववाद आप पढ़ रहे हो, व्यवहारवाद आप पढ़ रहे हो, आप भौगोलिक चिंतन में ही उग्र सुधारवाद पढ़ते हो, आदर्शवाद पढ़ते हो, प्रत्यक्षवाद पढ़ते हो। तो ये सारे विषय जो हैं, ये कहीं ना कहीं मानव से संबंधित होने के कारण, और सभी ये जो भी चिंतन का विषय है, कहीं ना कहीं वो हमारे मनोविज्ञान से संबंधित होता है, हमारे लाइफ स्टाइल, हमारे जीवन शैली, हमारे सोच, हमारे पर्यावरणीय संबंध से संबंधित होता है। तो इसके कारण ये एथिक्स का एक बेस तैयार करता है, जहाँ पे एथिक्स वाले पेपर 4 में आपको लिखने में कई बार सुविधा मिलती है, कई बार डिसीजन मेकिंग में भी आपको सुविधा मिलती है। तो भूगोल एक ऐसा विषय है जो मुख्य परीक्षा में बहुत प्रबल और प्रखर रूप से अपना योगदान देता है। अगर आप भूगोल की भूमिका को समझने का प्रयास करो तो हम आपको ये दर्शा सकते हैं कि अगर आप भूगोल की भूमिका को समझने का प्रयास करो कि पूरे यूपीएससी की यात्रा में ये कैसे कंट्रीब्यूट करता है, तो आपको एक हम सिनेरियो दिखा रहे हैं, एक हम रियलिटी आपको दर्शा रहे हैं कि अगर आप ज्योग्राफी को ऑप्शनल के रूप में अगर ले रहे हो, अगर आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया, तो ये 500 का कवरेज करेगा, 500 मार्क्स हैं इसके। अब जनरल स्टडीज़ में चलते हैं। जनरल स्टडीज़ में 4 पेपर्स हैं, जिसमें पेपर 1 में 150 मार्क्स का कवरेज, जैसे मैंने आपको समझाया। पेपर 2 में एक मिनिमम भी रख लें तो 30 to 40 मार्क्स का एक एवरेज आएगा। पेपर 3 में देखें तो कहीं ना कहीं ये 60 to 80 मार्क्स का वेरिएशन आएगा। पेपर 4 में हम इसकी भूमिका को 0 मान लेते हैं। तो अगर हम इसका टोटल करके देखेंगे तो शायद ये 190, 60, ये 250 मार्क्स मिनिमम आपका इंश्योर कर देता है जा करके। और अगर आप लकी हो, अगर वो वर्ष आपके साथ है, आपका भाग्य साथ दे रहा है, वो ज्योग्राफी का अगर वर्ष है, ऐसा तो आपके प्रिपरेशन के या मेंस राइटिंग के 3-4 साल के पीरियड में 1 साल तो आएगा ही। तो अगर वो आपका इस तरह का वर्ष है तो शायद आप 250 से 350 मार्क्स तक आप कवर कर सकते हो जीएस में। अब हम निबंध में इसकी भूमिका देखते हैं। तो अगर हम लोग एसेज में देखें तो एसेज 250 मार्क्स का होगा। अब इसमें दो निबंध आते हैं। कई बार तो दोनों के दोनों निबंध कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल होते हैं, और कई बार एक निबंध तो हर वर्ष निश्चित रूप से मिलता है, क्योंकि निबंध का 2 सेक्शन होगा, उसमें आपके पास ऑप्शंस होगा, तो आप ज्योग्राफी वाले निबंध को आप कवर कर सकते हो। निबंध में 2 तरह के विषय आते हैं। एक तो भावात्मक आता है, जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, जो कहीं ना कहीं कुछ फिलोसॉफिकल या चिंतन से संबंधित होता है। दूसरा होता है जो कहीं ना कहीं फैक्चुअल और प्रैक्टिकल विषयों से लिया जाता है, जो कि हमारे आर्थिक तंत्र से लिया गया विषय होता है, हमारे सामाजिक तंत्र से लिया गया विषय होता है। जैसे मान लो कि विमेन पे लगातार निबंध आते रहे, या पर्यावरण पे आते रहे, या वैश्वीकरण पे आता रहा निबंध। तो ये जो निबंध आते रहते हैं ना, इसमें भूगोल से भी डायरेक्ट निबंध, सीधे प्रत्यक्ष रूप से 1 या 2 निबंध आपको मिल जाता है। जैसे मान लो कि नगरीकरण और समस्या पे निबंध आ गया, तो आप एक गो थ्रू करो कि निबंध किस प्रकार से कौन कौन से आए हुए हैं यूपीएससी में। तो इसमें मुझे लगता है कि शायद इसमें कहीं ना कहीं 125 मार्क्स का कवरेज तो ये निश्चित रूप से आपको देगा।
अगर आपका किस्मत खराब है तब भी 125 का एक निबंध तो आपको भूगोल देगा ही देगा, क्योंकि भूगोल का विषय ही इतना व्यापक है। अब आपको एक और छोटी सी चीज़ समझनी है कि आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हो। अब इंटरव्यू बोर्ड में आप जाते हो तो इंटरव्यू बोर्ड में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? सबसे पहले तो प्रश्न पूछता है आपके बायोडेटा से। तो बायोडेटा से क्या पूछेगा? तो आप जिस शहर से आ रहे हो, जिस गांव से आ रहे हो, वहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का पर्यावरण, वहाँ संसाधन कौन सा है, वहाँ इंडस्ट्रीज़ कौन सा है, इनको जब जानते हो, या कौन से गवर्नमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं, अगर आपको इनका ज्ञान है, पंचायती राज सिस्टम कैसे फंक्शन कर रहा है, अगर आपको इनका ज्ञान है और आप इस विषय में जानकारी रखते हो, तभी आप एक अपने डिस्ट्रिक्ट का कैसे विकास कर पाओगे, इस संबंध में आप चर्चा कर पाते हो। तो भूगोल का बेसिक ज्ञान इंटरव्यू के लिए कितना आवश्यक है। भारत का ही विकास होना है तो भारत के डेमोग्राफी को, भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को, भारत के इकोनॉमिक सिस्टम को, भारत के सोशल सिस्टम को, ये अगर सबको आप समझते हो तभी इंटरव्यू में बोल पाते हो। इंटरव्यू में क्या प्रश्न आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? या तो प्रश्न होंगे समसामयिकी के, ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब समसामयिकी में क्या है? तो वही अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वही भू राजनीति, वही पर्यावरणीय विघटन, वही क्लाइमेट चेंज, वही नगरीय समस्या और ग्रामीण समस्या। और आप समझो इस विषय को। मुझे लगता है कि अगर इंटरव्यू के सभी प्रश्नों को एकत्रित किया जाए तो उसमें से 80%, ज़्यादा नहीं बोल रहे हम, 80% 90% में भूगोल का कहीं ना कहीं फ्लेवर, कहीं ना कहीं टिंज होता ही होता है। भूगोल का स्वाद उसमें होता ही होता है और भूगोल आपको बहुत मदद करता है। ऐसा मैंने नहीं कहा, कुछ लोग यही मानते हैं कि भाई पहाड़ पत्थर से प्रश्न पूछा, प्लेट टेक्टोनिक्स से पूछा, समुद्र विज्ञान से पूछा तभी वह भूगोल है। भूगोल तो मानव शास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी भूगोल में है, समाज शास्त्र भी भूगोल में है। और हम लोग ट्राइबल कल्चर से लेकर के हम लोग सोशल ज्योग्राफी में सब कुछ पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। तो भूगोल को अगर आप व्यापकता से पढ़ते हो तो ये एक अद्भुत विषय बन जाता है और इंटरव्यू में भी आपकी मदद करता है। तो आप ऐसे समझो कि मान लो आपने कोई ऐसा विषय लिया जिसका सिलेबस बहुत छोटा है, जैसे मान लिया आपने हिंदी साहित्य ले लिया या फिलॉसफी ले लिया, या ऐसा कोई भी विषय जो आपके अनुसार बहुत छोटा सिलेबस का है। तो आपको ये समझना होगा कि उस छोटे सिलेबस को पढ़ने में आपने 3 महीने लगाए और बाकी जो जीएस का जो पार्ट है, जो ज्योग्राफी कवर करता है, उसको पढ़ने में फिर आपने 3 महीने लगाए, तो 6 महीना तो आपको वहाँ भी लग गया। दूसरे दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं, ज्योग्राफी का लोग कहते हैं बहुत बड़ा सिलेबस होता है, चलो मान लिया बड़ा सिलेबस होता है, लेकिन अगर ज्योग्राफी के सिलेबस को बड़ा भी मान लें तब भी उसमें तो 60% वो विषय हैं जो ज्योग्राफी के हैं ही नहीं। वो तो सामान्य अध्ययन के ही विषय हैं जो ज्योग्राफी के सिलेबस में लिखे गए हैं। इस बात की सत्यता आप तभी समझोगे जब आप खुद जाकर के सिलेबस भूगोल का उठाओगे और वैकल्पिक विषय भूगोल का जो सिलेबस है उसका अध्ययन खुद करोगे, स्वयं करोगे। दूसरे के कहानी पे जाने की आवश्यकता नहीं होती है। कई बार आप देखो एक बार सिलेबस को पढ़ करके कि उसमें कैसे टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक, आप ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट का टॉपिक पढ़ के देखो, आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ करके देखो, आप पर्यावरण का टॉपिक पढ़ करके देखो, एग्रीकल्चर का टॉपिक पढ़ करके देखो। कितने विषय ऐसे हैं जो कि आपके सीधे सीधे जीएस से उठ करके आ जाते हैं। तो आप भूगोल की भूमिका देखोगे तो 500 प्लस ये सारा अगर हम जोड़ दें तो ये कहीं ना कहीं 1000 नंबर या 900 नंबर को कवर करता है। कितना अच्छा है ये, कितनी बेहतर दशा है ये कि अगर हम भूगोल वैकल्पिक विषय के रूप में लेते हैं तो पहले तो पीटी में मुझे एक पावरफुल विषय मिल रहा है जिससे हम 25 से 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और वहीं पे स्कोर कर लेंगे 30। अगर 30 वहाँ पर हम स्कोर कर लिए, 35 वहाँ पे स्कोर कर लिए, तो अगर 15 प्रश्न भी और आया, अगर सही आपने कर दिया, बाकी के 60 में अगर 15 भी आपने कर दिया, तब भी आप पीटी क्वालिफाई कर जाओगे। ये इसको समझने की आवश्यकता है, इस पर बहस की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखो कि रिजल्ट जो पीटी में आए हुए हैं वो यूपीएससी के वेबसाइट्स पे आप जाकर के देखो कि ज्योग्राफी से कितने पीटी में लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। अब दूसरी भूमिका मैंने आपको बताई कि मेंस में 500 नंबर का तो ज्योग्राफी खुद ही विषय है। अब ज्योग्राफी में तो 331 नंबर भी आया हुआ है जो किसी भी मैथ्स और साइंस के विषय से कम तो नहीं है। 327 नंबर भी आया हुआ है। आप देखोगे हिंदी माध्यम में भी मैंने जैसे शायद कहा था पहले, आप मयंक द्विवेदी को 305 नंबर आया हुआ है और 300 नंबर तक तो लाया हुआ है लोगों ने, 305-7 नंबर तक तो मुझे दिख ही रहा है। थोड़ा और बेहतर लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, थोड़ा हैंडराइटिंग फास्ट करोगे, टाइम मैनेजमेंट करोगे
दो चार अच्छी अंग्रेजी किताबों को पढ़ोगे तो हिंदी माध्यम में भी ज्योग्राफी की ताकत है 330 नंबर देने की, 340 नंबर देने की। तो ये एक ऐसा विषय है जहाँ पे नंबर बहुत खुल कर के आता है। और जीएस में आप भूमिका देख रहे हो कि 250 से 350 नंबर का एक मिनिमम कवरेज आपको देगा। और इंटरव्यू में मैंने जैसा कहा, और ऐसे निबंध लिखने में अगर किसी वर्ष आपका चल गया साथ तो 250 नंबर का आपको कहीं न कहीं ये 1000 नंबर का तैयारी भूगोल वैकल्पिक विषय अकेले ही करा देता है। कब समझेंगे लोग और कब समझेंगे आप लोग कि किसी एक हिंदी साहित्य में अगर दो चार रिजल्ट दिखना शुरू हो गया तो सारा एक दो भीड़ दौड़, क्या उसको बोलते हैं, एक हर्ड मेंटालिटी जो होता है लोगों का, बिना सोचे समझे लोग उसी तरफ भाग जाते हैं। अरे भाई, हिंदी साहित्य लेकर के कितने लोग पीटी क्वालिफाई कर रहे हैं, इस रेशियो को क्यों नहीं देखते हो कि 40,000 लोग पीटी जाने के पहले ऑप्शनल हिंदी साहित्य अगर ले लें और जो क्वालिफाई करके जा रहे हैं वो मुश्किल से मुझे लगता है कि 200 लोग भी नहीं होते हैं। और फाइनल सिलेक्शन में अगर आप हिंदी साहित्य का देखोगे तो पता नहीं 8 है या 5 या 7 है, पता नहीं, मुझे इसका फैक्चुअल जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत ही कम है। हम किसी विषय के विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं। जो भी व्यक्ति हिंदी साहित्य से क्वालिफाई किया है, आपने कभी उसके विषय में जानने की कोशिश की क्या वो हिंदी साहित्य का व्यक्ति था? नहीं था। वो व्यक्ति, जैसे मान लो आशुतोष का एग्जाम्पल लेते हैं, आशुतोष ने यूपी पीसीएस में भी रैंक 5 लाया। मोहित राणा ज्योग्राफी ऑप्शनल का था, उसने रैंक 1 लाया हरियाणा पीसीएस में। जो रचना शर्मा है वो मध्य प्रदेश में कोई ऑप्शनल नहीं है लेकिन रैंक 2 लाई है। अब इन लोगों का ज्योग्राफी ऑप्शनल, ये सारे मेरे स्टूडेंट थे जो ज्योग्राफी ऑप्शनल हमसे पढ़े। अब इनका क्या है कि ये हिंदी साहित्य ऑप्शनल में अगर जैसे मान लो आशुतोष है वो शिफ्ट भी कर गया, लेकिन ज्योग्राफी का एक पावरफुल बैकअप तो है ना इसके पास, तभी तो पीटी क्वालिफाई कर रहा है। जो ज्ञान का बेस, जो ज्ञान का एक जो स्पेक्ट्रम बढ़ जाता है ज्योग्राफी पढ़ने से या बुक्स के रीडिंग से जो बढ़ जाता है, वो कभी भी उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा जो हिंदी साहित्य से अपने आईएएस के करियर का, अपने पीसीएस के करियर का प्रारंभ कर रहा है। हिंदी साहित्य पढ़ने वाले लोग एक तो भावात्मक हो जाते हैं, वो भाव विह्वल, और उनमें पढ़ने से ज़्यादा तो भावनाएं, और वो होता है हम लोग जिस तरह के पर्यावरण में रहते हैं उस प्रकार का हमारा ब्रेन का भी ग्रूमिंग हो जाता है, हमारी बुद्धि भी वैसे ही होने लगती है। और प्लस साहित्यिक शब्दों का प्रयोग शुरू हो जाता है, जो आप कहीं भी जीएस लिखने जाओगे तो साहित्यिक शब्द अपने आप ही निकल करके आ जाएगा। तो कितना डैमेजिंग है ये समझने की आवश्यकता है। और जो भी रिज़ल्ट आज तक भारत के यूपीएससी के इतिहास में आए वो सब के सब बहुत बड़े बड़े रिज़ल्ट ज्योग्राफी के माध्यम से आए हैं। दीपा, रजनी सिंह मध्य प्रदेश, ये सारे लोग, कितने नाम ले, मुझे तो एक फ्लुएंसी में, मुझे फ्लुएंट लेक्चर में मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि कौन कौन लोग इस तरह से क्वालिफाई किए। पूरा एक 10 साल में पता नहीं कितने लोग हिंदी माध्यम से टॉप 100 में आते रहे। तो आपको ये मैंने डिस्कशन इसलिए किया है क्योंकि आपको ये समझना होगा कि भूगोल की कितनी अहम भूमिका है पीटी क्वालिफाई करने में, मेंस में। और सिर्फ इस बात के लिए कि सिलेबस थोड़ा बड़ा लग रहा है या इसमें नंबर कम आते हैं, ये एक मिथक है, और उस मिथक को तोड़ना भी मेरा उद्देश्य है, जो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझाया है। अब इस विषय पे हम चाहेंगे कि आगे भी वीडियो लेक्चर्स हम आपको देंगे और हम तुलना करेंगे भूगोल का अन्य वैकल्पिक विषयों के साथ कि बाकी की क्या भूमिका है, भूगोल की क्या भूमिका है। और आप आज मुझे इजाज़त दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लव यू ऑल।